नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। भाजपा स्थापना दिवस पर सीएम साई की शुभकामनाएं। कार्यक्रम को बताया पार्टी की ताकत। एक्स पर जारी किया वीडियो संदेश। राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना पर दिया जोर। सीएम योगी ने सीतापुर अग्निकांड का लिया संज्ञान। महमूदाबाद के सरैया में हुआ था अग्निकांड। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता की घोषणा। 47 ब्लड बैंकों के संचालन पर रोक। प्रदेश भर में 201 ब्लड बैंक की जांच। लखनऊ में 7, सहारनपुर में 6 ब्लड बैंक शामिल। कानपुर, मुजफ्फरनगर, आगरा और अन्य जिलों में भी रोक। बीजेपी ने जारी की पश्चिम बंगाल के स्टार प्रचारकों की सूची। सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल आज हाईकोर्ट में खुद रखेंगे पक्ष। जस्टिस स्वर्णकांता को केस से अलग करने की मांग। निष्पक्षता पर उठाए गंभीर सवाल। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर देरी के आसार। अब विधानसभा चुनाव के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। विधानसभा 2027 चुनाव पर पक्ष और विपक्ष का फोकस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के सपने को, हर गरीब को राशन मिलना है, हर हाथ को काम मिलना है, हर खेत को पानी मिलना है, हर नौजवान के लिए रोजगार की गारंटी दी है। आज ये सभी योजनाएं देश के अंदर समान रूप से लागू है। कोई सोचता था एक गरीब के घर में शौचालय बनेगा, एक गरीब को फ्री में आवास की सुविधा का लाभ मिलेगा। कोई सोचता था एक गरीब गृहिणी को फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन मिल पाएगा। कोई सोचता था कि गरीब के घर में दुधिया लाइट वाला एलईडी बल्ब चमकेगा। कोई सोचता था कि देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। और कोई सोचता था कि देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपने को साकार किया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह कार्य हम सब ने अपनी आंखों के सामने देखा है। मिशन रोजगार के अंतर्गत लाखों नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा, यह सपना आज हम साकार होते हुए देख रहे हैं। लखपति दीदी के नाम पर, मातृ वंदना के नाम पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, मिशन शक्ति के नाम पर, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम पर आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चल रही महिला कल्याण और उनके स्वावलंबन, उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई योजनाएं मातृशक्ति और आधी आबादी को मिलने वाले स्वावलंबन का आधार बन रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होगा, एक कल्पना थी, आज वह साकार हुआ है। कोई सोचता था कि 14 के पहले जिस देश में लाखों किसान आत्महत्या कर रहे थे, वह किसान आज खुशहाल होकर के भारत की प्रगति में अपना योगदान देगा। आज हम सब इसको हकीकत में होते हुए देख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई सोचता था कि एम्स का निर्माण होगा। कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना कभी फिर से चलेगा, लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में फिर से चल गया है। कोई सोचता था कि पिपराइच की चीनी मिल चलेगी, आज चल रही है। ये 4 लेन 6 लेन की सड़कें, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ये सभी कुछ जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी दिख रहे हैं,
ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने जैसा है, और वो सपना साकार हुआ है क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के मूल्यों, उनके सिद्धांतों से रसा बसा एक कार्यकर्ता भारत प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, बिना भेदभाव के। न किसी की जाति देखना है, न किसी का क्षेत्र देखना है, न किसी की भाषा देखनी है। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ योजना का लाभ सबको मिलना है, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करना है। यह भाव लेकर के सरकार कार्य कर रही है। यह सब हमने अपने आंखों के सामने देखा है, हम देख रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना स्वतंत्र भारत में मोदी जी के नेतृत्व में आज साकार हो रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे। कश्मीर में इस विभाजन का कारण धारा 370 थी। संविधान की धारा 370 को समाप्त करके कश्मीर पर भी भारत का संविधान लागू होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार करेंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार करेंगे। ये मोदी के नेतृत्व में आज साकार हो गया है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी और सरदार आडवाणी जी के नेतृत्व में जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। जो कहा सो करके दिखाया और जो किया वही बोला। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, आचार और विचार में कोई भेद नहीं। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा करके सब कुछ राष्ट्र के लिए। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस भाव के साथ जिस दल ने अपनी इस यात्रा को यशस्वी ढंग से आगे बढ़ाया है वह दल है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी आज अपनी स्थापना का 47वां स्थापना दिवस आयोजित कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे गोरखपुर के कार्यकर्ताओं के साथ इस सम्मेलन को यहां पर इस कार्यक्रम में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, जितना बड़ा दल आज आप देख रहे होंगे, ये यात्रा एक दिन की नहीं है, अनंत काल तक भारत की यात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बनाए रखने की इस अनवरत चलने वाली यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उस हर राष्ट्र भक्त को इसके साथ जुड़ना चाहिए जो चाहता है भारत विकसित भारत हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए आप जैसे देवतुल्य कार्यकर्ता आवश्यक हैं। और इसलिए हम सबका यह दायित्व बनता है सामूहिक रूप से, व्यष्टि के लिए नहीं, समष्टि के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए, और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे। और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज वो साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान, और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है,
कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर ये बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है, ये सपना साकार किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम भक्तों का संकल्प है तो भारत की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए केवल जन्म एक मंदिर के निर्माण का नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का है। आक्रांताओं के गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके नए भारत ने जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, गुलामी के चिन्हों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे और विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय करके नए भारत का निर्माण हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में करेंगे। और उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आज हम सब स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ क्या हुआ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन तब भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे बढ़ रही है। जितना बड़ा संगठन होगा उतने ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। याद रखना, चुनौतियां भी उतनी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा, भारत के दुश्मन उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के षड्यंत्र करेंगे। उन सबकी परवाह के बगैर हमें इस यात्रा को एकजुट होकर के आगे बढ़ाना है और उस संकल्प के साथ हम सबको जुड़ना होगा। स्थापना दिवस से लेकर के 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी ने कुछ कार्यक्रम तय किए हैं। तो गोरखपुर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस के मौके पर उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर से खबर है, भाजपा स्थापना दिवस के मौके पर सीएम साई की शुभकामनाएं, कार्यकर्ताओं को बताया पार्टी की ताकत। एक्स पर जारी किया वीडियो संदेश, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना पर जोर दिया। जन सेवा में समर्पण की भी अपील की गई है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की ताकत बताया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एक्स पर जारी किया वीडियो संदेश, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना पर जोर दिया। जनसेवा में समर्पण की बात कही। और रायपुर से खबर, भाजपा स्थापना दिवस पर सीएम साई की शुभकामनाएं। और अब बात करेंगे बारिश आई तबाही लाई की। जी हां, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में रविवार को अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत की फसल को बर्बाद कर दिया। खासकर पहासू और शिकारपुर समेत जिले के कई हिस्सों में गेहूं की कटाई, फसल पूरी तरीके से खराब हो गई। और किसानों का कहना है कि सरकार जनता के पिता की तरह होती है और इस मुश्किल समय में उन्हें तुरंत ही मदद मिलनी चाहिए। टाउन रिपोर्ट में किसानों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई है ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। के न्यूज संवाददाता अनिल कुमार मीणा ने मौके पर जाकर किसानों की परेशानियां और उनके दर्द को समझा है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बेमौसम बरसात ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, और इस वक्त के न्यूज की टीम पहुंची है शिकारपुर तहसील क्षेत्र के बरासऊ गांव में। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। एक क्या नाम है दादा? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा है जी। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? बेरी के रहने वाले हैं। वैसे हमारी बरासू में जमीन है। अच्छा, जिस तरह से बेमौसम जो बरसात हुई है और लगातार ये हमारा मामला खराब है, हमारे तो घोटन पानी भर जाए, हमारा तो बहुत मामला खराब है। हम तो अभी देख भी ना गए, जो समझो क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करेंगे, क्या है अभी पानी में कहाँ डालें कहाँ, कैसे निकालें, कितना भरा है। इस तरह से देखा जा रहा है किसान को बड़ी उम्मीद होती है, फसल को पार के लाता है, और अब आखिरी समय पे किसान ये फसल बर्बाद हो गई है, तो आखिरकार परिवार को कैसे पालन पोषण होगा जी, क्या करें, किसान गरीब आदमी है, करेगा जाए बताइए। अच्छा दादा, आप क्या कहेंगे? आप भी एक किसान है, मध्यम वर्ग के। हाँ जी, हम भी जो कहा किसान है साहब। किस तरह का नुकसान है? जिस तरह से खूब है जी, आएगा जो कहा गो करने मौको मानो करने आएगा, कितने पानी ठा रहे हैं हम भी। अरे देखा जा रहा है जिस तरह से अब भी जलभराव हो रहा है। अब भी है जनाब, हमारे यहाँ कहा है, हमारी तो निकाल के कित गुजर है, तो ये तो उपज आए गेहूँ बेकार। हाँ, या कहाँ गुजर है हम लगातार। और देखिए एक भैया मेरे पास, क्या कहेंगे भैया जिस तरह से बेमौसम बरसात हुई है? हमारे 20 बीघे की फसल थी गेहूं की, वो पूरी नष्ट हो चुकी है, पानी भर रहा उसमें। तो कहीं ना कहीं बहुत नुकसान है किसान को। हाँ, नुकसान तो है ही। देखो, और मेरे मतलब मैं इतना बड़ा हो गया, मेरे 30 साल से ऊपर उम्र है, मतलब इतना तगड़ा वो जो ओलावृष्टि हुई है ना एकल, इतनी तगड़ी मैंने अपने होश में कभी नहीं देखी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जा रहा है कि पहले किसान आलू की फसल से मारा गया, अब गेहूं पे उम्मीद थी तो वो गेहूं से भी बेकार हुए। गेहूं की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद ही है। दादा क्या कहेंगे जिस तरह से जो बेमौसम बरसात हुई है? देखो जी, इस समय जो है हिंदुस्तान पे पूरी तरह से मतलब वो है, आफत का समय चल रहा है। उधर कुदरत ने भी आज हमें दिखा दिया ये किस्सा कि ओलों की भरमार ने फसल को तमाम परेशान कर दिया। किसान तो बिल्कुल टूट गया, उसकी कमर ही टूट गई है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हो सकता है कि शायद बच्चों को भी किसान नहीं पढ़ा पाए। अब देखना यह होगा कि किस तरह से सरकार किसानों की मदद करती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनिल मीना, के न्यूज इंडिया, बुलंदशहर। तो बारिश और ओलावृष्टि से पूरी तरीके से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार से मदद की भी गुहार लगाई गई है, और इसी पर बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हैं, अबरार अली सीतापुर से, सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रमोद दीक्षित हमारे साथ में है, संवाददाता इटावा से। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले भगत सिंह का रुख करेंगे। भगत, बांदा में क्या स्थितियां हैं? बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसल को तबाह कर दिया। भगत तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम लौटते उनके पास में। अबरार का रुख करेंगे। अबरार, सीतापुर और लखीमपुर में भी जोरदार बारिश हुई, किसानों की गेहूं की फसल पर इसका सबसे बुरा असर देखने को मिला है। कितना परेशान किसान? प्रमोद दीक्षित, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? इटावा से प्रमोद बने हुए हैं। हाँ जी सर। जी, इटावा में क्या स्थितियां हैं प्रमोद? किसान मुआवजे की गुहार लगा रहे हैं सरकार से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 4 दिन की जो बारिश अलर्ट जारी किया गया था, उसको देखते हुए परसों की रात में भी यहाँ पर जोरदार बारिश हुई थी, और कल दोपहर के 3 बजे से लेकर लगातार शाम के 7 बजे तक बारिश होती रही, जिसके चलते जब इस संबंधित किसानों से जाकर के उनके हालात जाने, और उनके जो खेत हैं वो पूरे पानी से लबालब भरे हुए, तो कहीं ना कहीं जो गेहूं की कटाई हो रही थी, और कटाई होनी भी अभी बहुत सी है, प्लस 70% अभी गेहूं खेतों पर खड़ा हुआ है, पूरा बर्बाद हो चुका है, और किसान यहाँ के रोने के लिए मजबूर है। और उन्होंने सरकार से एक ही गुहार वो लगा रहे हैं कि हमको जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसकी यहाँ पे सहायता की जाए, क्योंकि हम लोग जीते जी तो मर ही गए हैं, क्योंकि अभी 2 दिन और बकाया है, क्योंकि बरसात के लिए अलर्ट 4 दिन तक जारी किया गया था, उसको देखते हुए यहाँ के किसान पे काबू हो रहे हैं। जी ठीक है, सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे साथ में है। सिद्धार्थ का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की क्या स्थितियां हैं? तेज हवा और बारिश से फसल बर्बाद हो गई, कई जगहों पर पूरी तरीके से डूब गई है, बहुत बड़ा नुकसान तस्वीरों के माध्यम से हम समझ पा रहे हैं।
जी गर्मा बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमीरपुर में भी एक भारी असर देखने को मिला है। मार्च और अप्रैल वो माह होते हैं जब किसान की जो मेहनत है वो खेतों में दिखाई देती है, कतराई का समय होता है। ऐसे में ये जो बारिश हो रही है, कहें तो कुदरत जो अपना कहर बरपा रही है, किसानों को काफी भारी पड़ रहा है। किसान जो है वो अपनी पकी फसल को काटने के लिए तैयार थे। कहीं ना कहीं किसानों ने भी जो सपने तो सजो हुए थे, अपने बच्चों की शादी हो चाहे पढ़ाई हो, लेकिन ऐसे में बीते कई दिनों से जो तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ ही ओलावृष्टि हो रही है, इसने किसानों की जो फसल है उसको पूरी तरीके से ही बर्बाद करके रख दिया। बात करें हमीरपुर जनपद की, तो हमीरपुर जनपद के कई ऐसे इलाके, चाहे वो ममना हो या सरीला हो, जहां खेतों पे इस वक्त लबालब पानी से सराबोर हैं खेत। और कहें तो जो खेती है, जो गेहूं की फसल बोई गई थी, अन्य जो भी थी, वो सब बर्बाद हो चुकी है पानी में, और कहीं भी किसी तरह से कोई किसान को राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में आज जो सरकारी मदद की बात कही जाती है वो कहीं ना कहीं किसानों को राहत पहुंचा तो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी देखने में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। किसान भी परेशान है और कहीं किसी तरह से कोई भी आकलन अभी करने के लिए जिला प्रशासन आगे नहीं आया। जी ठीक है, अंबुज मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हरदोई से हमारे संवाददाता हैं। अंबुज, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है आवाज। अंबुज, हरदोई में क्या स्थितियां हैं? तेज हवा और बारिश ने फसल बर्बाद कर दी, किसानों के सामने बहुत मुश्किल है, सरकार मदद को कितनी तैयार? जी बिल्कुल गरिमा, बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मानसून के द्वारा ये दस्तक दी गई उससे किसान जो है काफी अलर्ट दिख रहा था, लेकिन कुदरत का जो कहर है उसके आगे किसान बेबस पूरी तरीके से नजर आया। लगातार जनपद में 2 दिनों से आंधी और पानी के कहर से किसान जो है पूरी तरीके से टूट गया। कल भी देर रात आंधी और पानी आया और शाम को भी 2 बार जैसे ही पानी आया, उसके बीच में जो किसानों की फसल थी, खड़ी फसलें थी और कुछ कटी हुई थी, जो अभी तक वो किसान अपने घर नहीं पहुंचा सके। लेकिन जनपद में ओलावृष्टि होने से और जो पानी गिरने के बाद जो जिस तरीके से किसानों की फसल टूटी हुई है, उसी जैसे ही ये मामला हुआ, हरदोई जिला अधिकारी के निर्देश पर जो विभागीय लेखपाल हैं और कानून गोह के द्वारा क्षेत्रों में पहुंचकर किसानों की नुकसान की जांच कर रहे हैं। और वहीं जिला अधिकारी ने हरदोई के जो भी किसान हैं उनको भरोसा दिया हुआ है कि आंधी और पानी से जो भी आपकी फसल बर्बाद हुई है, आपको हर संभव शासन की तरफ से उसको मदद दी जाएगी, आप परेशान ना हो। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि जहां पर किसानों के जो गेहूं थे, गेहूं की फसल है, पूरे साल की मेहनत होती है किसानों की, किसान अपने घर ले जाते हैं और उसके बाद ही उनके परिवार का पालन पोषण हो सकता है, वो अभी भी अनाज जो है खेत में ही पड़ा हुआ है। और आंधी और पानी के कहर से किसान काफी परेशान नजर आ रहा है, काफी परेशान स्थानीय किसान है। और ऐसे में अब उसकी यही उम्मीद है कि प्रशासन जो है, शासन जो है, उसकी भरपाई करे कि जो भी ओला और पानी से उनके फसल बर्बाद हुई है, तो अब किसान की जो आस है सिर्फ मुआवजे पर अटकी हुई है। जनपद में एसडीएम लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम के निर्देश पर एसडीएम और जो उनकी ग्रामीण स्तर की टीमें होती हैं, लेखपाल, कानून के अन्य उनके सहायक हैं, लगातार क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। जो किसान हैं जिनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं उनके आकलन कर रहे हैं और आकलन के बाद अब मुआवजे के लिए सरकार से, यहाँ से जिला प्रशासन जो है गुहार लगाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो प्रशासन है कितनी जल्दी ये भरपाई के लिए यहाँ तक जो किसान है उनको धनराशि उपलब्ध कराएगा, या फाइलों में ही इनकी जो नुकसान की भरपाई होगी वो गुमनाम हो जाएगी। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। हमीरपुर से हमारे साथ सिद्धार्थ लगातार बने हुए। सिद्धार्थ, नुकसान के आकलन के लिए टीमें कब पहुंचेंगी प्रशासन की ओर से, क्योंकि लगातार सरकार की ओर से निर्देश है कि जल्द से जल्द आकलन की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाए, क्योंकि उसके बाद ही मुआवजा इन किसानों को मिल सकेगा। अनम्यूट कीजिए सिद्धार्थ, अनम्यूट कीजिए पहले। जी गर्मा, जिस तरह सरकार का जो आदेश है कि बीते दिनों हो रही जो बारिश है, ओलावृष्टि है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, उसका कहीं ना कहीं आकलन करने के लिए टीमों को भेजा जाना चाहिए था। लेकिन फिलहाल अभी हमीरपुर में जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई भी टीम कहीं भी नहीं पहुंची है, ना ही इस तरह के कोई दावे सामने आ रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि कहीं कोई टीम भेजी गई हो या एसडीएम दिखाई दिए हो, तहसीलदार दिखाई हुए। फिलहाल जो खेत हैं वो पानी में सराबोर है, किसानों की आंखों में आंसू है, लेकिन जिला प्रशासन बतौर अपने ऑफिस में कुर्सी में बैठा ही नजर आ रहा है। गर्मा बिल्कुल, अभी तक जिला प्रशासन की ओर से जो टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। इटावा में प्रमोद, क्या स्थिति है? क्या नुकसान के आकलन के लिए सरकार की ओर से निर्देशित टीमें यहाँ पर पहुंचना शुरू हुई? बिल्कुल, जिस तरीके से जो यहाँ बारिश का कहर उतना देखने को नहीं मिला है जितना कि अन्य प्रदेशों में जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि
पर हालात यहाँ पर जो पानी में है वो थोड़े से ये है कि बिल्कुल खेत मतलब के लोगों के भर चुके हैं किसानों के। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने अभी तक अपने तहसील स्तरों से जो लेखपाल है वहाँ भिजवाए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रशासन का अभी साफ तौर पर कहना है अगर इस बारिश के कहर से कोई भी किसान का कोई भी नुकसान होगा तो उसको प्रशासन के द्वारा पूरा किया जाएगा। जी ठीक है, अबरार हमारे साथ में सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार अली हमारे संवाददाता हैं। अबरार, सीतापुर में क्या स्थितियां हैं? बड़ा नुकसान आंधी और बारिश के चलते किसानों को उठाना पड़ा, फसलें पूरी तरीके से तबाह हो गई। गेहूं की फसल का सबसे बड़ा नुकसान देखने को मिला। सरकार का कहना है कि मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन उसकी एक लंबी प्रक्रिया है, पहले आकलन होगा, उसके बाद ही मुआवजा मिल सकेगा। किसान कितने परेशान है, क्या स्थितियां हैं? अगर सीतापुर की बात की जाए तो जो आंधी तूफान, जो कुदरत का कहर है, वो किसानों पर बहुत भारी पड़ा है, जिसके चलते किसानों की जो गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, वो काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो बाग थे, आम के बाग, उसमें भी आम आ चुके थे, वो भी काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि जो आम के छोटे छोटे फल आ रहे थे वो भी सब गिर चुके हैं। और गेहूं की सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ है कि पूरी तरीके से नीचे गिर गया है, जिसके चलते उन्हें काटने में भी दिक्कत हो रही है और काफी नुकसान हुआ। तो ऐसे में जो प्रशासनिक जो दिया जाता है मुआवजा, वो तो अभी इसकी लिखा पढ़ी इतनी हो जाती है कि किसान के काफी टाइम लग जाता है। तो ऐसे में किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और काफी नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर बड़ा नुकसान और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर किसानों की ओर से जो दर्द है वो बयां किया गया है। प्रशासन से जल्द ही राहत और आकलन की भी उम्मीद लगातार लोग लगाए हुए हैं। सिद्धार्थ का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ, तो क्योंकि आम की भी फसल पर भी इसका बड़ा असर पड़ेगा आने वाले वक्त में, जितना उत्पादन ये उम्मीद की जा रही थी कि होगा, शायद उतना नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि किसान कि गेहूं की फसल तो तबाह हुई ही हुई, लेकिन साथ ही साथ अन्य फसलों पर भी बड़ा असर पड़ा है। जी गर्मा, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो किसान है जब वो खेती करने जाता है तो कई तरह के लोन लेता है, कर्जा लेकर खेती शुरू करता है। ऐसे में एक तो पहला उसके दिमाग में रहता है कि जो कर्ज लेकर उसने खेती शुरू करी है वो वापस करना, उसके साथ ही अपने परिवार का पालन पोषण करना है, शादी करनी है बच्चों की या पढ़ाई करवानी है। ऐसे में जो कुदरत का ये कहर बरपा है, किसान को बेहद भारी पड़ रहा है। उसका एक बड़े पैमाने में नुकसान देखा जा रहा है, चाहे बात करें गेहूं की या आम की या अन्य जो दालें हैं बोई गई हैं। तो पहले तो जो बुंदेलखंड एरिया है, हमीरपुर जनपद है, ये सूखे से प्रताड़ित रहता था, लेकिन अब कई वर्षों से बीते 2 वर्षों से ये पानी से प्रताड़ित हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने जो किसानों का हिसाब है वो भी गड़बड़ करके रखा हुआ है। वहीं बात करें अगर तमाम जो किसान हैं, आसपास के जनपदों के किसान हैं, वो इस समय केवल रोने के, उनके आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सरकार लगातार दावे कर रही है कि जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन हकीकत में धरातल में अभी इस तरह की कोई भी बात, दावे जो है वो सामने पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो हमीरपुर जनपद हो या अन्य जनपद। उत्तर प्रदेश में लगातार जो 8 जिले हैं वहां कई दिनों से भारी असर देखने को मिल रहा है, भारी बारिश हो रही है, साथ में ओलावृष्टि हो रही है, जिसका जो असर है वो 8 जिलों में बड़े पैमाने में देखने को मिल रहा है। किसान परेशान है। कई ऐसे किसान थे जिनकी जो गेहूं की फसल थी वो तैयार हो गई थी, खेतों पे काट के रखी गई थी, लेकिन ये तेज तूफानी बारिश होने के चलते वो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। जी ठीक है, भगत सिंह हमारे साथ बांदा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत, किसानों ने मुआवजे की गुहार लगाई है, परेशान है किसान क्योंकि फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। आपने कल भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर किसानों की फसल डूब चुकी है, गेहूं कटा हुआ कई जगहों पर खेतों पर था, तो कई खड़ी फसलें भी पूरी तरीके से पानी में बह गई, डूब गई। क्या स्थिति है और कितने परेशान किसान नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि आप मेरे पीछे देख पा रही हैं कि किसान की बर्बाद फसल है। हम इस समय खेतों पे ही खड़े हैं और स्थितियां, अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड की स्थितियां बहुत ही बुरी हैं। पिछले 1 हफ्ते से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश, ओलावृष्टि और आंधी तूफान की वजह से बुंदेलखंड का किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। अगर यहाँ फसलों की बात करें तो लगभग 70% फसलें यहाँ बर्बाद हो चुकी हैं। स्थितियां गंभीर है। यहाँ पर अब स्थिति आ गई है कि किसान अपनी बेटियों की शादी कैसे करेगा, किसान अपने बैंक के कर्ज को कैसे भरेगा, साथ ही जो साल भर है वो खाएगा तो खाएगा क्या। गेहूं की फसल हो, चना की फसल हो, मसूर और सरसों हो, सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इधर ये जो चक्रवाती तूफान आया है बारिश और ओलावृष्टि के पहले, इसने तो फसलों को आसमान में उड़ा करके रख दिया है और खेत के खेत खाली पड़े हैं। हालात बहुत बदतर है।
अब ये देखने वाली बात है कि क्या सरकार इस पर कोई मुआवजा देगी, और अगर सर्वे कराएगी तो सर्वे का आधार क्या होगा? क्या सैटेलाइट सर्वे से काम चल जाएगा, या लेखपाल और यहाँ के जो कानून को है उनके माध्यम से सर्वे कराया जाएगा? अपने आप में एक बड़ा सवाल यहाँ के जिला प्रशासन पर बनता नजर आ रहा है। सरकार अगर एक तरफ कह रही है, यहाँ के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि देश में सब ठीक है, किसानों की आय 2 गुनी 3 गुनी नहीं 8 गुनी बढ़ी है। अब ये बताया कि, और कृषि मंत्री बताए कि वो कहाँ है वो किसान जिसकी 8 गुनी फसल बढ़ी है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो क्रॉप कटिंग की जाती है, जो जिला अधिकारी या जिले का प्रशासन क्रॉप कटिंग कराता है, तो वो जो सबसे अच्छा खेत होता है खोज करके उस खेत की क्रॉप कटिंग कराई जाती है और उसी मानक के आधार पर पूरे जिले की पैदावार तय कर दी जाती है। जबकि हकीकत ये है कि सबसे बुरे खेत का आकलन लेना चाहिए। यहाँ पर जो स्थितियां हैं, किसान बर्बाद है, भुखमरी की कगार पे, आत्महत्या करने की कगार पे, कई किसानों को हार्ट अटैक आया है जो कांटेपुर पर है। हमारे साथ एक किसान है, इनसे ही बात करेंगे। अरे और जानेंगे कि क्या है यहाँ के आज के हालात। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कैलाश है। कैलाश भैया, क्या स्थिति, कितना नुकसान हुआ है खेती बारिश और आंधी तूफान से? देखिए नुकसान का तो अभी कुछ आकलन नहीं कर सकते हैं। आपके सामने जैसे देखा गया पूरी फसल बर्बाद पड़ी है। परसों के दिन काफी बारिश हुई और सुबह का ऐसा माहौल था कि ऐसे लग रहा था आज ही पानी गिरने वाला है, लेकिन आज पानी ऐसा कुछ नहीं गिरा था। लेकिन परसों की जो बरसात थी उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई है। आप जैसा कि अभी देख सकते हैं कितनी सारी अभी जमीन भी आपको नमी मिलेगी और वहाँ पर देखिए काफी पानी भरा हुआ है। और फसल का नुकसान की आकलन अब क्या हम बताएं कि समझ लीजिए कि 100 में से 20% ही चीज बची है, 80% समझ लीजिए तबाह हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकती है कि जिस तरीके से ये किसान है, इन्होंने बताया कि लगभग 70-80% किसान बर्बाद हो चुका है, खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। और ऐसे में खेत जो किसान है अपनी फसलों को कैसे सुखाएगा, कैसे क्या करेगा? हालांकि आज धूप निकली हुई है, लेकिन शाम तक फिर मौसम बहुत शुक्रिया भगत आपका, बाकी सभी संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो किसानों ने मुआवजे की गुहार लगाई है, प्रशासन से जल्द राहत की उम्मीद की है। परेशान किसान नजर आ रहे हैं क्योंकि बारिश और ओलावृष्टि के चलते उनकी फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई है। और अब सीधा आपको असम की बरपेटा लेकर चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। यूरोप में भी फैलेगी। हाल में ही असम का जोहा राइस इंग्लैंड और इटली को एक्सपोर्ट होना शुरू हो गया है। ये असम के सभी धान किसानों की मेहनत का सम्मान है। यहां हमने जो जोगी गोपा में मल्टी मॉडल पार्क बनवाया है, वो भी इस क्षेत्र के किसानों का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। वहां ऐसी सुविधाएं हैं जिससे किसानों की फल सब्जी और अन्य उपज सुरक्षित भी रहती है और एक्सपोर्ट में भी बहुत सुविधा होती है। साथियों, देश के जिन 1-2 राज्यों में उंगली पर गिन लो इतने से ही कम, सिर्फ 1-2 राज्यों में ये कांग्रेस की सरकारें बची हैं। वहां कांग्रेस कभी जनता के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं जाती, जबकि बीजेपी सरकार साफ नियत से जनता को बताती है कि हमने जनता की सेवा के लिए क्या किया। हमारी बीजेपी एनडीए सरकार किसानों की समृद्धि के लिए क्या कर रही है। मैं आपको इससे जुड़े कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। ये आंकड़े आप याद रखोगे? भाई ये बच्चा कब से खड़ा है, ये चित्र भी जरा ले लीजिए, इसके हाथ डूब जाएंगे। जरा एसपीजी के जो लोग लेकर के ले लीजिए। बेटा ले लेता है, हाथ नीचे रखो, थक जाओगे बेटा।
बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतना बढ़िया चित्र बना के लेके आए हो। आप नीचे हाथ रखो, ये एसपीजी के लोग आकर के ले लेंगे बेटा। ये छोटे छोटे बच्चे, मुझे कभी ऐसा लगता है उनके हाथ थक जाएंगे। जरा एसपीजी के लोग ये ले लीजिए जल्दी। साथियों, साल 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब धान का एमएसपी मात्र 1300 रुपये प्रति क्विंटल था। यह आंकड़ा आपको याद रहेगा। हमारी बीजेपी की सरकार बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यहां धान के किसानों को एमएसपी कितना मिलता था, याद रहा आंकड़ा? प्रति क्विंटल 1300 रुपया। कितना? जरा बोलिए सब लोग, प्रति क्विंटल कितना? प्रति क्विंटल कितना? और आज कितना मिलता है पता है? आज धान का एमएसपी करीब 2370 रुपये। और असम की बीजेपी एनडीए सरकार अपनी तरफ से भी इसमें वृद्धि करती है। यानी धान किसानों की कमाई कहीं अधिक बढ़ रही है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब देश के धान किसानों को एमएसपी के सिर्फ 4 लाख करोड़ रुपया मिले थे। कितने? 4 लाख करोड़। कितने? अरे जोर से बोलिए ना, कितने मिले थे? ये कांग्रेस के पापों की बात करनी है। कितने मिले थे? लेकिन 2014 के बाद 10 वर्षों में हमारी सरकार ने धान किसानों को 4 गुना अधिक 16 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के रूप में दिए हैं। उनके 4 लाख करोड़ और हमारे साफ है कि कांग्रेस कभी धान किसानों का भला नहीं कर सकती। साथियों, कांग्रेस की सरकार तो किसान के हक का पैसा भी बिचौलियों को लूटा देती थी। हमारी सरकार सीधे किसान के बैंक खाते में पैसा जमा करती है। पीएम किसान सम्मान निधि से असम के किसानों को अब तक 7,500 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मिल चुके हैं। बीते सालों में इतने बड़े वैश्विक संकट आए, लेकिन हमने खाद की बढ़ी कई हुई कीमतों का, जो फर्टिलाइजर का दुनिया भर में दाम बढ़ गया, लेकिन हमने भारत के किसानों को वो बोझ नहीं पड़ने दिया। दुनिया में यूरिया की जो बोरी 3,000 रुपये पहुंच गई, 3,000 रुपये एक बोरी का, लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार ने उसे सिर्फ 300 रुपये में किसानों को दे दिया। किसान हित में ऐसे फैसलों की वजह से ही असम के किसानों की पहली पसंद बीजेपी है, एनडीए है। अहोमोर कृषक सकलर प्रथम पोषण बीजेपी एनडीए। साथियों, यहां बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश की मातृशक्ति की सेवा का इतना अवसर देश ने दिया। बीजेपी एनडीए की डबल इंजन सरकार जहां भी है, वहां बहनों बेटियों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। साथियों, पक्का घर हो, शौचालय हो, नल से जल हो,
मुफ्त गैस कनेक्शन हो, ऐसी अनेक योजनाओं का सबसे अधिक लाभ मेरी माताओं बहनों को हुआ है। आज केंद्र सरकार की योजनाओं ने हमारी बहनों को कमाई के नए अवसर मिल दिए हैं। लखपति दीदी अभियान से अभी तक 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी। इनमें लाखों बहनें मेरे असम की भी है। यहां असम में अरुणोदय योजना से भी हर परिवार की बहनों को मदद मिल रही है। नारी शक्ति को लगातार सशक्त करना बीजेपी की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। नारी हक देख हबल करा तो बीजेपी रेक दांगोर प्राथमिकता। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए विधानसभा में, संसद में महिलाओं की और बड़ी भूमिका हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हुआ है। देश की बहनों बेटियों ने पहले ही 40 साल से इसका इंतजार किया है। इसलिए अब जरूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को ये हक मिले। आप मेरी माताएं बहनें भाइयों बताइए, 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पार्लियामेंट में ज्यादा महिलाएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? देश का भाग्य निर्धारित करने में महिलाओं की ताकत बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? आप सब मेरे साथ सहमत हैं? इसके लिए कानून में कुछ संशोधन आवश्यक है। इसलिए 16 अप्रैल से सरकार ने संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है। साथियों, हमने देश की सभी पार्टियों से इसको लेकर चर्चा की है। हमने सभी से कहा है कि आइए देश की बहनों बेटियों के हक से जुड़े इस काम को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। और हां, कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के सभी राज्यों को इससे फायदा ही होगा, किसी भी राज्य को इससे नुकसान नहीं होगा। नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ इंडिया हो, जहां पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल कम नहीं होगा। हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त सीटें मिले। अभी जितनी सीटें हैं उनमें और वृद्धि हो। इसलिए मैं असम की बहनों से भी विशेष रूप से कहूंगा, आप सभी राजनीतिक दलों के सभी नेताओं से कहिएगा कि इस कानून को सब मिलकर के पास करें। साथियों, विकसित असम के लिए, विकसित भारत के लिए हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकसित होना बहुत जरूरी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने 60-65 साल के राज में हमारे ट्राइबल परिवार, आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। सबसे ज्यादा गरीबी अगर कहीं थी तो आदिवासी क्षेत्रों में रही, और हिंसा की, बम बंदूक की सबसे बड़ी समस्या कहीं थी वो आदिवासी क्षेत्रों में रही। देश के ट्राइबल समाज को कांग्रेस ने सिर्फ यही सब कुछ दिया। साथियों, कुछ साल पहले तक नॉर्थ ईस्ट में ही हर वर्ष औसतन 1000 से अधिक लोग उग्रवाद के कारण मारे जाते थे। बोडो क्षेत्र में क्या क्या हुआ है, हमें कितने लोगों को खोना पड़ा है, कितनी पीढ़ियों के सपने कुचले गए हैं, ये तो आपने बहुत निकट से देखा भी है और भुगता भी है। सालों साल एक खूनी खेल चलता रहा।
क्योंकि कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस का करप्शन इसी से फलता फूलता था। कांग्रेस कागजों पर समझौता करती थी, कागजों को लिखा देना, और जमीन पर आदिवासी समाज को धोखा देती थी। इसलिए कांग्रेस के समझौते टूट जाते थे। बोडो समाज के साथ उन्होंने ऐसा ही किया था। साथियों, हमारी सरकार ने ट्राइबल क्षेत्रों में विकास पर फोकस किया है, स्थायी शांति पर फोकस किया है। इसी का नतीजा है कि यहां असम में, नॉर्थ ईस्ट में अब शांति का उत्सव मनाया जा रहा है। हमने ईमानदारी के साथ स्थायी शांति के लिए समझौता किया है और उस समझौते की एक एक लाइन पर काम करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे 10,000 युवा जिन्होंने बंदूक छोड़ी है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। साथियों, मैं असम के आप लोगों से कहूंगा, यहां के नौजवानों से कहूंगा, असम में शांति अनेक बलिदानों के बाद आई है। लिहाजा शांति और विकास के लिए कांग्रेस को असम से दूर रखना बहुत जरूरी है। हांती आरू बिका होर बाबे, कांग्रेस का हमोर परा दूर रखा तो बहुत जरूरी। साथियों, यहां तो बहुत बड़ी संख्या में हमारे सैनिक परिवार भी रहते हैं। असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, हमने देखा है कि कांग्रेस ने हमेशा दुश्मनों के एजेंडे को ही हवा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी और जो पाकिस्तान को पसंद है। कांग्रेस नेताओं का ये पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ता है। साथियों, कांग्रेस ने हमारी फौज से कैसे विश्वासघात किया है, इसका एक उदाहरण 1 रैंक 1 पेंशन भी है। कांग्रेस ने मेरे फौजी भाइयों को दशकों तक ओआरओपी से वंचित रखा। कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ कहती थी कि ओआरओपी लागू करेगी। ये बीजेपी एनडी सरकार है जिसने ओआरओपी का लाभ मेरे फौजी परिवारों को दिया, और अब तक 1,24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, यानी करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया ओआरओपी के पूर्व फौजियों को उनके खाते में जमा कर दिया गया है। साथियों, सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है और असम को इसका बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बोडो समाज की हुदुम पूजा और कोज राजवंश और अब सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम योगी क्या कुछ कहना सुनाएंगे। लोकतंत्र को मजबूती दी है और यह वर्ष हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। याद करिए, ठीक 200 वर्ष पहले हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ मई 1726 को कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था और 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल जी ने कोलकाता में हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का शुभारंभ किया था। तो 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए भी मैं आप सभी पत्रकारिता से जुड़े हुए बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करिए, जब मई 1826 में
कोलकाता से उदंत मार्तंड श्री जुगल किशोर शुक्ल जी ने जब प्रारंभ किया होगा, उस समय देश गुलाम था। पत्रकारिता के पीछे भी देश की आजादी को हिंदी क्षेत्र के लोगों को और तेज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक स्वर प्रदान करने के उद्देश्य से उन्होंने यह कार्य प्रारंभ किया था। यानी भाव भी क्या है कि मेरा देश स्वाधीन होना चाहिए, और उसका सशक्त माध्यम बना था हिंदी पत्रकारिता। 1826 में कोलकाता से उदंत मार्तंड के माध्यम से, और इसलिए 200 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। ये पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष मई में पूरे होने जा रहे हैं, और उस दिन से आप सबकी तैयारी गोरखपुर जर्नलिस्ट क्लब की नई कार्यकारिणी के दिन से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम 200 वर्षों की शानदार यात्रा को बिना रुके, बिना थके, बिना डिगे और मजबूती के साथ, बिना किसी सहारा के, आज भी पत्रकारिता जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा रही है वह शानदार है, अभिनंदनीय है। हमें याद रखना होगा कि जब भी हम एक सामान्य व्यक्ति के स्वर के साथ अपना स्वर मिलाते हैं और सही तथ्यों को उसके सामने रखते हैं, तो जन विश्वास का प्रतीक बनता है। और जो भी जन विश्वास का प्रतीक बनेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती है, उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और पत्रकारिता ने भी उन कठिन मार्गों का अनुसरण करते हुए सदैव अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया है, सदैव प्राप्त किया है, और यही कार्यक्रम आगे बढ़ा है। याद करिए, जब 200 वर्ष पहले कोलकाता में हिंदी पत्रकारिता का शुभारंभ हुआ होगा, उसके बाद फिर पूरे देश के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर इसका शुभारंभ हुआ। भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण, यह भी पत्रकारिता उसका एक माध्यम बनी थी। उन्होंने भी अपने समय में अनेक ऐसे पत्रकारिता के अलग अलग आयाम प्रस्तुत किए थे, जिसने भारत के अंदर स्वाधीनता की अलग को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था। और आज उसी कार्यक्रम को हम सबको आगे बढ़ाने का कार्य हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। जब हम गोरखपुर की बात करते हैं तो गोरखपुर आज केवल एक महानगर नहीं है या एक जनपद नहीं है, एक बड़ी आबादी। याद करिए, अकेले गोरखपुर में 3 करोड़ से अधिक की आबादी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए और अपने रोजगार के लिए निर्भर करती है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी तो है ही, पश्चिमी उत्तर बिहार और नेपाल की तराई का एक बहुत बड़ी बेट ऐसी होती है जो गोरखपुर पर निर्भर होती है। गोरखपुर में पत्रकारिता का स्वर और पत्रकारिता की दिशा जो होगी, इस क्षेत्र में राष्ट्र के प्रति लोगों के मन में उस प्रकार के भाव होंगे, लोग उस प्रकार की दिशा प्राप्त करेंगे। और इसलिए एक बड़ी भूमिका, एक महती जिम्मेदारी पत्रकारिता के ऊपर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में देश के हित में, आत्मनिर्भर भारत को बनाए रखने के हित में, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए ये मजबूती के साथ यहां पर अगर हम प्रस्तुत कर पाएंगे तो वह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। याद करिए, यहां पर इस प्रेस क्लब की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 1998 में तत्कालीन
मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने इस कार्यक्रम में यहां के पत्रकारिता से जुड़े हुए उस समय के जो भी हमारे पदाधिकारी थे उनको तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। और आज पिछले गत वर्ष के भी शपथ ग्रहण समारोह का मैं साक्षी रहा हूं और आज इस कार्यक्रम में एक बार फिर मुझे आपके बीच में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर एसपी त्रिपाठी जी ने और सचिव के रूप में अरविंद शुक्ला जी ने। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से प्रेस क्लब के स्थापना दिवस के मौके पर अहम बातें कही गई हैं। लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लाभ देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।